नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाघाटी एजुकेशन में। हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, है ना। हमने जो है इसकी पहले जो हमारी 2 वीडियो आई उसमें जो है हमने द्विघात समीकरण को जो है आप किस प्रकार से हल कर पाएंगे आइडेंटिफाई करने के बाद, वो चीज़ हमने आपको सिखाई थी। अब द्विघात समीकरण में जो है जो कुछ ओरल वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको आप किस प्रकार से जो है पहचान पाएंगे और उसका समीकरण निर्माण कैसे कर पाएंगे और उसको फिर हल कैसे करेंगे, तो वो चीज़ जो है आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने रहने से पहले जो है आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम कुछ सवालों के माध्यम से जो है आपको ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है ना। तो हमें अभी ज्ञात नहीं करना है, हमें जो है सिर्फ इसका द्विघात समीकरण बना के दिखाना है ना, कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे इसके पहले जो है हम जो अध्याय पढ़ रहे थे वो था 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें 2 चर जो है हम मान सकते थे, है ना। क्या मान सकते थे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। लेकिन ये जो है द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे थे, इसमें हम 2 चर को नहीं मान सकते, है ना। हमने मानक समीकरण आपको बताया था द्विघात समीकरण का। किसे किसे पता है जल्दी से बताइए कि द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होगा या समीकरण होगा वो क्या होगा, जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही भाई, उसका क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपको जो हमारे पास ये ओरल रूप में दिया हुआ है उसको कुछ इस प्रकार के समीकरण के रूप में हमको लाके दिखाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, किसका? आयताकार भूखंड का। तो आयताकार यानी कि एक आयत की तरह। अब आयत किस रूप में होता है? जैसे ये बोर्ड दिया है ना, कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, उसकी बराबर होगी, तो उसे क्या कहेंगे? आयत बोलेंगे। अगर एक परिभाषा के रूप में देख ले इसे हम, तो कि एक ऐसी आकृति जिसमें जो है उसके आमने सामने की भुजाओं का मान क्या होगा? बराबर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बोला है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। कितना दिया है हमारे पास? 528। तो अब कहीं ना कहीं ये जो है हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये जो चीजें दिख रही है हमको कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 542 जो हमारा आया, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या है कि हमें लंबाई पता करनी है और चौड़ाई पता कर दी है ना। थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया कि क्या क्या ज्ञात करना है हमें? लंबाई और चौड़ाई, तब जाके हमारा जो है समीकरण बन पाएगा, है ना। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? अब इसे देख लेते हैं कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। किससे? चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। कौन? लंबाई। तो पहले मानना किसे पड़ेगा हमें? सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा चौड़ाई को, क्योंकि चौड़ाई में फिर 2 का गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तब जाके हमारी लंबाई निकल के आएगी। तो हल क्या लिख देंगे हम? माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर वर्ग है ना। एक बात क्लियर हो गई भी। जब चौड़ाई हमने 1 मान ली है तो लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी? जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई 2 गुना किसका? चौड़ाई का, यानी इसमें 2 का गुना करना है, 2 गुने से 1 अधिक, यानी 1 जोड़ना भी है ना। तो फिर अब लिख लेंगे हम कि लंबाई बराबर क्या? 2 चौड़ाई किसे माने? x को धन 1। इतनी चीजें आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी, है ना।
अब आपको लिख लेना है भाई सीधी सी बात कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया यहाँ पे 528 मीटर का वर्ग, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके देख लेंगे भाई कि लंबाई गुना क्या, चौड़ाई, बराबर कितना 528 मीटर का वर्ग। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है आगे इसको बढ़ जाना है कि लंबाई का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये देखिए ये आया था लंबाई बराबर 2x धन a। तो इसे लिख देंगे कि 2x धन a, ब्रैकेट में डाल दिए क्योंकि बीच में गुना वाला चिन्ह है, या फिर यहाँ पे गुना वाला लिख दीजिए। और चौड़ाई कितनी है हमारी, x बराबर 528 मीटर का वर्ग। ठीक है, इतनी चीजें हो गई होगी क्लियर। अब इसके आगे में जो है आपको देखना है भाई कि अब ये कोष्टक खोलते हुए जाना है ना। तो x का गुना करेंगे 2x के साथ और x का गुना करेंगे 1 के साथ, या आप 2x का x के साथ कर सकते हैं, फिर 1 का इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, x का गुना 2x के साथ करेंगे कितना आएगा, 2x का वर्ग। गुना वाले में जो है घातें जुड़ते जाती है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है भाई। फिर बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा देंगे। अब x का गुना 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 528 मीटर का वर्ग। अब जैसे हमारे पास इधर नीचे समीकरण लिखा था तो सभी चीजों को क्या कर देना है, एक साइड कर देना है। तो 2x का वर्ग धन 1, अब ये प्लस वाला है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। ये देखिए कि ये किस प्रकार से निकल के आया, एक द्विघात समीकरण के रूप में निकल के आ गया। यहाँ तक जो है आपको ये बना लेना है ना, क्योंकि हमें जो है सिर्फ द्विघात समीकरण बना के दिखाइए, यही चीज बोला है। इसके आगे जो है हल करने वाला हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये गणित आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरे सवाल को देख लेते हैं कि जैसे दिया यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। क्रमागत का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत यानी कि क्रम से, जैसे गिनती में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। वो कैसे आया कि 1 है, 1 के बाद 2 कैसे आया कि इस 1 में हमने 1 को जोड़ दिया तो हो गया 2, फिर इस 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, फिर इस 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि क्रमागत यानी कि क्या, जो हमारे पास पहले से नंबर दिया रहेगा उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो अगला जो नंबर निकल के आता है उसे कहा जाता है क्रमागत, है ना। इसको जब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि भाई हल, है ना, माना कि पहला पूर्णांक, है ना, पूर्णांक बोल रहा है तो पूर्णांक लिखना है हमें, पूर्णांक क्या है x है ना। पहला पूर्णांक तो 2 बोला है तो, तथा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x धन 1, क्योंकि क्रमागत निकालना है हमें तो क्या हो जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे भाई। अब आपको सवाल को अच्छे से देखना है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। तो ये भी हमारी जो कंडीशन हो जाती है कि पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है 306 दिया है ना। तो क्या पहला पूर्णांक x गुना दूसरा पूर्णांक x धन 1 बराबर 306 हो जाता है ना। अब x का गुना x के साथ करना है, x का गुना x धन 1 के साथ, x का गुना x के साथ करेंगे तो x का वर्ग, फिर धन का चिन्ह है तो धन का लगा देंगे, x का गुना 1 के साथ करेंगे तो x बराबर 306, है ना। अब फिर से इसको इधर डालेंगे तो x का वर्ग धन x फिर 306 बराबर 0। फिर से क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ तक जो है आपको चीजें कर लेनी है ना। चलिए अब आगे और आपको बताते हैं।
चलिए हमने जो है 2 सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है हल कर लिया है। अब हम जो है तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का गुणनफल, यानी किसकी, रोहन और उसकी माँ की आयु है ना, तो दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाता है, द्विघात समीकरण बनाइए। तो हम कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो चलिए देखो कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो हमें मानना किसे पड़ेगा वो बात याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हल माना कि रोहन की आयु कितनी है, बराबर 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। अब उसकी माँ उससे 26 वर्ष की अधिक है, तो माँ की आयु क्या आ जाएगी, माँ की आयु बराबर 1 धन 26 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 1 धन 26 कैसे लिख लिए, बिल्कुल भाई, कि 1 यानी मोहन की आयु समझ लीजिए 1 है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष अधिक है, तो मोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी माँ की आयु आ जाएगी, है ना। अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाता है ना, 306 हो जाता है। अब की आयु कितनी है, 1 और 1 धन 26, तो 3 वर्ष पश्चात की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात की आयु, है ना, रोहन की कितनी हो जाएगी आयु 3 वर्ष बाद, 1 धन 3 वर्ष, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 1 धन 26 में हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 धन 29 वर्ष। ठीक है, ये किसकी आ गई, माँ की आयु आ गई रोहन की। अब इसमें अब देख लेते हैं भाई कि गुणनफल दोनों का है ना, दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर 306 है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात वाले में 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, 1 धन 3 है, और उसकी माँ की आयु है 1 धन 29, और ये दोनों का गुणनफल आ गया 306। ठीक है, अब फिर से x का गुना 1 के साथ, x का गुना 29 के साथ, x का गुना 3 के साथ और 29 के साथ, x का गुना x के साथ हम जब करते हैं तो आ जाता है x के ऊपर 2 की पावर, फिर बीच में धन वाला चिन्ह है तो धन वाला लगा देंगे। अब x का गुना 29 से करेंगे तो 29x, फिर धन का चिन्ह, 3 का गुना x करेंगे तो 3x, और 3 का गुना 29 से करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, यहाँ बचा 2, 3 एकम 3, 3 6, 7 और 1 8, 87 बराबर 306। ठीक है, अब आपको सब चीजें को एक तरफ कर देना है, x का वर्ग 29 और 3 हमारे हो गए 31, x धन 87 ऋण 306 बराबर 0। अब 306 जो है ऋण वाला है और 87 धन वाला है ना, 306 में से क्या कर देंगे हम, 87 को घटा देंगे, तो 7 में से 6 नहीं जाता, 16 में से 7 गए तो कितना बचा, इधर से 3 और उधर से 6 9, है ना। अब यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 और 2 की 2, कितने बच गए हमारे पास, 219, 2 आएगा ऋण में आएगा, 31x ऋण 219 बराबर 0। इस प्रकार से जो है आपको क्या कर देना है, एक द्विघात समीकरण बना लेना है। देखिए कितने आसान तरीके से जो है हमने इस चीज को भी क्या कर लिया, हल कर लिया अभी। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा बताए गए जो ये सवाल है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे। अगर ये जानकारी जो है आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है गणित को जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।